अगले सवाल को देख लेते हैं जो है सर मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं और मुझे पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है। देखें ये जो मसला है इसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियोज़ ऐसी मौजूद हैं जो किसी काम की नहीं है। आज हम इस मसले को ए से लेकर ज़ेड तक सारी चीज़ें देख लेते हैं, वजूहात क्या होती हैं, कैसे अलामात डेवलप होती हैं और किस बीमारी में दर्द किस नोयत का होता है, इलाज कैसे-कैसे करना है। पेट के निचले हिस्से में जो दर्द हो रहा है औरत को, उसको हम 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं, याद करते जाएँ। 4 कैटेगरीज़ हैं। सबसे पहली कैटेगरी है कि जो पेल्विक वाला है, पेल्विस वाला एरिया है, इसमें जो है ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें दर्द हो रहा है। उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो यूट्रस है या बच्चादानी है, उसका जो गोश्त है वो बाज़ औक़ात किसी और हिस्से में यानी ओवरी में, ट्यूब के अंदर ग्रो करना शुरू हो जाता है। इसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। इसकी निशानी ये है कि इसमें जब औरत को दर्द होता है तो पीरियड के दौरान ज़्यादा दर्द होता है या जब वो मुलाकात करती है तो उस वक्त भी दर्द होता है। इसके अलावा पखाने के दौरान भी दर्द हो सकता है। अगली बीमारी है जिसमें बच्चादानी, नाली और उसके बाद अंडादानी में दर्द होता है। इसमें क्या होता है कि जरासीम या तो पार्टनर से आ रहा होता है मुलाकात के बाद या बाज़ औक़ात औरत को वैसे लग जाता है। इसमें पानी भी आता है, औरत को बुखार भी होता है और लंबे अरसे से हिस्ट्री होती है दर्द की। जो पिछली बीमारी मैंने बताई है एंडोमेट्रियोसिस, उसमें कब दर्द ज़्यादा होगा, मुलाकात करते वक्त दर्द होगा या पखाना करते वक्त दर्द होगा या जब पीरियड शुरू हो गए तब बहुत ज़्यादा दर्द होगा। इसलिए ये आप चीज़ें समझते जाएँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपका प्रॉब्लम कौन सा है। पेल्विस की अगली बीमारी है जिसको हम ओवेरियन सिस्ट कहते हैं, यानी कि थैली बन जाती है कहाँ पे, अंडेदानी के अंदर। वो थैलियाँ ऐसा बढ़ती ही रहती हैं। जब ज़्यादा बड़ी होती हैं तो उसके बाद क्या होता है, उलझन महसूस होती है, दर्द महसूस होता है। जब वो फटती है तो फिर शदीद किस्म का दर्द भी होता है। उसके बाद है यूट्राइन फाइब्रॉइड, जिसमें क्या होता है, गोश्त का इजाफी टुकड़ा या फाइब्रॉइड हमारी बच्चादानी के अंदर बन जाती है और इसमें भी जो है ना भारीपन महसूस होता है, दर्द होता है और बाकी चीज़ें भी साथ में चल रही होती हैं और ये मसला भी लंबे अरसे से चल रहा होता है। अगली चीज़ है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी वो जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, आमतौर पर जो प्रेगनेंसी जो इम्प्लांट होती है वो कहाँ होती है, बच्चादानी में। अगर वो नाली में हो गई है, ट्यूब में हो गई है या किसी और जगह पे हो गई है तो जैसे जैसे वो बच्चा बढ़ता जाएगा तो वहाँ पे दर्द भी बढ़ता जाएगा। इसका जो कंप्लीट ट्रीटमेंट है वो यही है कि उसको निकाल लिया जाए। अगली है डिस्मेनोरिया। इसमें क्या होता है, कुछ औरतें हैं जिनको एक डर होता है या इसको हम सिंड्रोम भी कहते हैं कि जब भी उनको पीरियड शुरू होते हैं तो उससे कुछ दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले, जिसको हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम भी कहते हैं, दर्द शुरू होता है और जो पीरियड के दौरान भी रहता है। इसमें पीरियड के दौरान औरतों को शदीद किस्म का दर्द होता है। अब दूसरे नंबर पे हैं वो बीमारियां यानी पेशाब की नाली या उसके बाद पेट की बीमारियां हैं जिसकी वजह से औरत को पेल्विक एरिया में या नलों में दर्द महसूस होता है। उसमें सबसे पहले है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जो पेशाब की नाली है। क्योंकि औरत का जो यूरिथ्रा है वो स्मॉल साइज़ का होता है एज़ कम्पेयर टू मर्द, तो उसमें जो है ना इन्फेक्शन जल्दी चला जाता है, यूटीआई। और कुछ औरतों में, मेरे पास एक ऐसी फ़ीमेल हैं जिनको जो है ना यूटीआई भी है और साथ में सिस्टाइटिस भी है। उनका फिर हमने कल्चर करवाया था, उसके बाद उनका जाके सही से ट्रीटमेंट हुआ था। तो इसमें क्या होता है, जलन होती है, बुखार होता है और बार-बार जो है ना पेशाब आता है। अगली डिज़ीज़ पेशाब के हवाले से है जिसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस, यानी कि जो मसाना है जो पेशाब को स्टोर करता है उसकी इन्फ्लेमेशन है। इसमें एक मेरे पास मरीज़ा थी, उनको हर 10 मिनट बाद पेशाब आता था। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इसकी जो है ना मेन सिम्पटम है। उसके साथ थकावट भी रहती है, बुखार भी रहता है और मसाने में दर्द भी देखा जाता है। इनका जो फिर सही ट्रीटमेंट होता है वो कल्चर के बाद ही होता है। अगली बात है आईबीएस की, जिसको हम गैस का गोला भी कहते हैं। उसकी वजह से औरत को यह महसूस होता है कि मुझे पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, हालांकि वो उसमें नहीं होता क्योंकि जब टेस्ट करवाते हैं तो वो चीज़ें नहीं आती। और आईबीएस इसमें कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, यानी कब्ज़ भी हो सकती है, मोशन भी रह सकते हैं और ख़ास तौर पर इस मरीज़ा को क्या होता है, खाने के फ़ौरन बाद हाजत महसूस होती है पखाना करने की, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक साइन है। और आईबीएस क्यों होता है, उसकी वजूहात है, ज़्यादातर ज़हनी वजूहात हैं, जो स्ट्रेस में रहती हैं, ख़ावंद के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तो फिर क्या होगा, औरत को आईबीएस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमने 2 चीज़ें अब तक डिस्कस कर ली हैं, पेल्विस की बीमारियाँ और पेशाब या पेट की वजह से होने वाली बीमारियाँ। तीसरे नंबर पे है पट्ठों की बीमारियाँ। इसमें हम एक चीज़ की बात करते हैं जिसको हम पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम कहते हैं। ये क्या है, वेरिकोज वेन्स इन द पेल्विस, जो खून है वो पूल कर जाता है, यानी नाली के अंदर इकट्ठा हो जाता है। अक्सर ये बीमारी जब मर्दों में होती है, जैसे वेरिकोज वेन्स होती हैं टाँगों के अंदर, ये सामने तस्वीर में देखें तो नालियाँ जो है ना थोड़ी सी फूली हुई हैं, उनमें ब्लड जमा हुआ है। इसी तरह हो जाता है औरत के अंदर, तो उस वजह से फिर पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम होता है जिसमें हल्का मीठा दर्द रहता है। दूसरी चीज़ है एडहेजन्स का बांध जाना। अगर आपका पिछला सी सेक्शन हुआ है या कोई और सर्जरी हुई है इस इलाके की पेल्विस की, तो उससे क्या होता है एडहेजन्स बन जाती हैं
गोश्त आपस में जुड़ जाता है और उनमें जो पीले रंग के पट्टे होते हैं वो अंदर इंट्रैप हो जाते हैं। जब वो इंट्रैप होते हैं तो फिर दर्द होता है, इसको हम न्यूरोपैथिक पेन रिलेटेड टू एडिशंस कहते हैं और साथ में नर्व इंट्रैपमेंट को भी देखा जाता है। अगला है जी पेल्विक फ्लोर मसल टेंशन। इसमें क्या होता है कि जो मसल है, जो पट्टे हैं पेल्विक फ्लोर के, वो टेंस रहते हैं, चिके रहते हैं। तो उसको फिर रिलैक्स करने की एक्सरसाइजेज मैं आपको आगे बताता हूँ। इसमें हम पेल्विक फ्लोर मायल्जिया की भी बात करते हैं कि मसल की वजह से उनमें हल्का सा इन्फ्लेमेशन है और लंबे अरसे से वो चिकड़ाऊ का शिकार हैं, कभी वो रिलैक्स ही नहीं हुए, तो उस वजह से भी पेट के निचले हिस्से में नलों में दर्द रहता है। चौथी बड़ी वजह जिससे पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है औरतों में, वो है डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी या थायराइड उनका जो है ना हाइपोथायराइडिज्म में होते हैं, गलड़ की बीमारी होती है जिसमें थायराइड हार्मोन कम होते हैं, या वो औरतें जिनको बचपन में यानी कि किसी अब्यूज़ का शिकार होती हैं, साइकोलॉजिकल अब्यूज़ है, फिज़िकल अब्यूज़ है या उसके बाद मेंटल अब्यूज़ है, ताल्लुकात अच्छे नहीं थे घर में, पेरेंट्स घर में लड़ते थे या ख़ावंद के साथ भी ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तो ये मामला जब लंबे अरसे के लिए चलते हैं तो फिर क्या होता है, दर्द महसूस होता है उसके रिस्पॉन्स में, हालांकि बीमारी कोई नहीं होती। तो उसमें फिर साइकोलॉजिस्ट का रोल आता है, वो उनके सेशंस करते हैं, सीबीटी वगैरह करते हैं, आगे मैं आपको चल के बताता हूँ। अब जी हमारे पास मरीज़ आ गई है कि हमें पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, क्या करेगा डॉक्टर? उसमें ये रहता है कि हम पे टेस्ट करवाते हैं, हिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दर्द कब होता है, क्योंकि मेरे पास जब अक्सर मरीज़ाँ आती हैं तो उनमें मैं पहले ही उनको 10 मिनट बिठा के क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या होता है क्या नहीं होता, तो उसी से ही अंदाज़ा हो जाता है। उसका फिर हम इक्का दुक्का टेस्ट करवा के कन्फर्म कर लेते हैं जी ठीक है हम सही सोच रहे हैं। तो उसमें हम हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, उसके बाद कल्चर, पेशाब के टेस्ट करवाते हैं, सीबीसी है, हार्मोनल प्रोफाइल कुछ लोगों में करवाई जाती है, उसके बाद सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन स्क्रीन ये टेस्ट होता है, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी बाज़ वक़्त करवाया जा सकता है, और सिस्टोस्कोपी या फिर पखाने वाली नाली में वो अपना कैमरा डाल के कोलोनोस्कोपी भी करते हैं, क्योंकि उस वजह से भी थोड़े से प्रॉब्लम पेल्विक पेन में आ रहे होते हैं। इसके अलावा लेप्रोस्कोपी भी करते हैं, हम प्रोब डाल के देखते हैं कि भाई मसला क्या है असल, जब हमें ऐसे समझ ना आए उसके बाद ट्रांसवेजनल अल्ट्रासाउंड भी है, इसमें अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो अक्सर चीज़ें उस पे भी पिक हो जाती हैं। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन हैं किसके हवाले से, पेल्विक पेन के हवाले से। अब हम चलते हैं कि जी इसका इलाज हमने कैसे करना है। इलाज के काफ़ी स्टेप्स हैं, मैं आपको तफसील से बताता हूँ। सबसे पहला है जी कि आपने दवाई देनी है। दवाई क्या चलेगी, पेन किलर चलते हैं, कोई हार्मोनल कंट्रासेप्टिव चलते हैं, ओसीपीज़ चलती हैं, और दूसरे नंबर पे है जी जो काज़ रिलेटेड ट्रीटमेंट होता है कि जो वजह है आपने उसको ठीक करना है, उसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज़ेज़ की। इसमें क्या होता है कि जो पट्टे खींचे हुए हैं उनको हमने रिलैक्स करना है। 3 एक्सरसाइज़ेज़ हैं रिलैक्स करने के लिए। सबसे पहली है जी आपने क्या करना है, चाइल्ड पोज़ हमने पिक्चर में देखें सुबह शाम करना है। उसके बाद है जी बटरफ्लाई स्ट्रेच, पिक्चर में देखें सुबह शाम करना है। उसके बाद डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग है, यानी कि बस सांस इस तरीके से लेना है। मरीज़ों को समझाया जाता है कि जिसमें सिर्फ डायफ्राम इन्वॉल्व हो, बाकी चीज़ें इन्वॉल्व ही ना हो। तो उससे क्या होता है, पेल्विक फ्लोर के जो मसल होते हैं उनकी जो स्ट्रेच और रिलैक्स होने की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है। तो फिर पट्टे की आदत बन जाती है कि भाई मैं तो सिर्फ स्ट्रेच हो रहा हूँ, मैंने रिलैक्स भी होना होता है। अब ये रिलैक्स कर लिया, स्ट्रेच कैसे करना है, उसमें कीगल एक्सरसाइजेज हैं। आपने पट्टों को स्क्वीज़ करना है 5 सेकंड के लिए और उसके बाद रिलैक्स करना है 5 सेकंड के लिए। ये आपने डेली 10 से 12 बार करना है सुबह और 10 से बार करना है शाम। 5 सेकंड क्या करेंगे, अपने जो मसल्स हैं पेल्विक फ्लोर वाले उनको स्ट्रेच करेंगे, 5 गिनेंगे 1 2 3 4 5, फिर रिलैक्स करेंगे 1 2 3 4 5। ये 10 बार करेंगे सुबह, 10 बार करेंगे शाम। ठीक हो गया। उसके बाद ब्रिज एक्सरसाइजेज़ हैं, वो क्या करती हैं, पेल्विक फ्लोर के मसल को थोड़ा सा ढीला करती हैं, सामने तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद है जी ट्रिगर पॉइंट रिलीज़। इसमें क्या होता है, जो गाँठें बन जाती हैं हमारे पट्टों के अंदर उनको रिलीज़ किया जाता है, स्ट्रेच किया जाता है, मरीज़ को बता दिया जाता है या फिर फिजियोथेरापिस्ट उनको गाइड करता है। अगला है जी बायो फीडबैक स्ट्रेच। इसमें क्या होता है कि कोई प्रोब होती है या सेंसर होते हैं जो हम औरत के अंदर रख देते हैं, उसके बाद वो एक्सरसाइज करती है, तो हमें ग्राफ में नज़र आ रहा होता है कि अब ये एक्सरसाइज सही कर रही हैं या गलत कर रही हैं। तो ये ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। उसमें फिर हम मरीज़ को बताते हैं कि अब जो आप कर रहे हैं उसमें ग्राफ ज़्यादा ऊपर जा रहा है, तो आपने इस तरीके से एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद है जेंटल स्ट्रेचिंग। आप थोड़ा बहुत अपने आप को स्ट्रेच करें, वॉक करें, तो उससे भी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। योगा है, उसमें कैट काउ पोजीशन है, पिक्चर में देखें, चाइल्ड पोज मैंने आपको पहले बता दी है। उसके बाद हॉट पैक्स ऑन पेल्विस, पेल्विस के ऊपर हॉट पैक्स मिलते हैं, यानी कुछ गर्म पैक मिलता है, वो आप रखते हैं तो उससे क्या होता है, हीट पहुँचती है, तो जो पट्टे हैं वो ठंडे हो जाते हैं और मसला हल हो जाता है। उसके बाद आपने ज़्यादा देर बैठना नहीं है।
आप 1 घंटा बैठती हैं तो उसके बाद आपने 5-10 मिनट या 5 मिनट 1-2 मिनट चलना ज़रूर है। हाँ, ख़ास तौर पर अब तो ये कहा जाता है कि 45 मिनट अगर आप बैठते हैं तो उसके बाद आपने 2 से 3 मिनट पैदल वॉक करनी है, मुसलसल नहीं बैठना। उसके बाद सीबीटी है उन औरतों के लिए जिनमें क्या होता है कि किसी स्ट्रेस की वजह से उनमें पेन हो रहा होता है, कोई बीमारी नज़र नहीं आती। सीबीटी करवाते हैं, सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं जिनमें जिन औरतों को ये मसले होते हैं वो सारी मिल के बैठती हैं, एक दूसरे को अपने दुखड़े सुनाती हैं, तो फिर उनका जो दुखड़ा है वो थोड़ा-सा कम हो जाता है। 10वें नंबर पे है इलाज में डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी। इसमें हम किस लिए करते हैं? एडहेजन्स। मैंने आपको पहले बताया, बार-बार जब सी सेक्शन करते हैं तो जो गोश्त इकट्ठा हो जाता है और उसके अंदर पीले रंग के पट्टे फँस जाते हैं। जब फँस जाते हैं तो दर्द होता है। उसको डायग्नोज़ करने के लिए यानी एडिनोलाइसिस भी होती है, और उसके साथ अगर एंडोमेट्रियोसिस है तो उसमें भी डायग्नोस्टिक के तौर पर हम लेप्रोस्कोपी करते हैं, या फिर जो हमारे पास सिस्ट बन जाती हैं उनको रिमूव भी किया जाता है। 11वें नंबर पे है हिस्टेरेक्टमी। हिस्टेरेक्टमी क्यों करते हैं? पॉलिप्स हों, फैमिली कंप्लीट है, तो फिर हम जो बच्चादानी है उसको निकाल लेते हैं। तो उसके बाद मेजर सर्जरीज़ आ जाती हैं, उनमें क्या चीज़ें हैं? कुछ में हम क्या निकालते हैं? ट्यूब निकालते हैं, कुछ में हम अंडादानी निकालते हैं, कुछ में हम सारी चीज़ें निकाल लेते हैं, जिसको हम कहते हैं बायलैटरल साल्पिंजो ओफोरेक्टमी। ठीक है? इसमें क्या बीएसओ होता है, इसमें हम सीवियर जब एंडोमेट्रियोसिस हो पेशेंट को तो हम सारी चीज़ें निकाल लेते हैं, बच्चादानी, नालियाँ यानी ट्यूब्स, और उसके बाद अंडादानी, इन सबको हम निकाल लेते हैं। उसके बाद है पेल्विक वेन एम्बोलाइजेशन। ये कब करते हैं? जब कंजेशन सिंड्रोम है, यानी खून की नालियाँ फूली हुई हो, उनमें ब्लड जमा हो, तो हम पेल्विक वेन की एम्बोलाइजेशन करते हैं ताकि ब्लड वापस दिल की तरफ जाए। ये सामने तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद आता है पोडेंटल नर्व डिकम्प्रेशन। कुछ लोगों की पोडेंटल नर्व ब्लॉक हो जाती है, तो उसको डिकम्प्रेस करने के लिए प्रोसीजर किया जाता है प्री सैक्रल न्यूरेक्टमी। ये उन औरतों में किया जाता है जिनको ख़ावंद के साथ मुलाकात करने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। पहले तो हम ट्राई करते हैं कि ये ऑपरेट ना करना पड़े, लेकिन ये है कि जब 2-3 माह ट्रीटमेंट कर के हम थक जाएँ कि जी नहीं हो रहा है, तो फिर हम जो सैक्रल नर्व्स होती हैं, प्री सैक्रल नर्व्स होती हैं, उनको हम काट देते हैं ताकि जो पेन की सेंसेशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। उसके बाद सिस्टेक्टमी करते हैं। कुछ जो सिस्ट बन जाती हैं ओवरी के अंदर यानी अंडादानी के अंदर, तो उन सिस्ट को हम रिमूव कर लेते हैं। मायोमेक्टमी करते हैं। किन लोगों में फाइब्रॉइड्स की जो पेशेंट होती हैं, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स की, उनमें हम मायोमेक्टमी कर लेते हैं। कुछ जो पोर्शन है फाइब्रॉइड्स का वो निकाल लेते हैं, और फिर एडवाइस करते हैं कि आप अपनी फैमिली जल्दी से कंप्लीट कर लें, क्योंकि फाइब्रॉइड्स फिर दोबारा ये ग्रो करते हैं। तो जब उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाती है, कुछ केसेस में तो दोबारा नहीं होते, लेकिन जब होते हैं तो फिर फैमिली को मशवरा देकर, उनसे ओपिनियन लेके, उनकी इजाज़त लेके, डिस्कस करके हम बच्चादानी को निकाल लेते हैं। उसके बाद है पेल्विक एडिनोलाइसिस। ये क्या होती है? जो एडहेजन्स बन गई हैं, क्योंकि कुछ औरतों की जो सी सेक्शन है वो 5-5 4-4 हुए होते हैं, किसी और मसले की वजह से पेट का ऑपरेट हुआ होता है, तो एडहेजन्स बन जाती हैं। हमने क्या करना है? अब उन एडहेजन्स को तोड़ना होता है। इसमें आपने एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जब भी आप सी सेक्शन या कोई ऑपरेट करवाते हैं तो अच्छी जगह से करवाएं, क्योंकि सर्जन्स जो कंसल्टेंट सर्जन हैं उनको पता होता है कि हमने कैसे जो ज़ख़म, जैसे सी सेक्शन हुआ है, बच्चा निकाल लिया, तो फिर हमने ज़ख़म को कैसे क्लोज़ करना है कि एडहेजन ना बने। तो ये है इलाज का प्रोटोकॉल। अब है जी कि कौन सी चीज़ें हों तो हमें फ़ौरन परेशान हो जाना चाहिए या इमरजेंसी में जाना चाहिए। उसमें 4 चीज़ें आ जाती हैं। पहली तो ये है कि आपका जो ओवेरियन ट्विस्ट है, जो अंडादानी है वो घूम गई है, ट्विस्ट होता है, तो उसमें क्या जो है ना गैंग्रीन होने के चांसेस होते हैं, तो फ़ौरन आपको इमरजेंसी जाना होता है। ओवेरियन सिस्ट रप्चर, थैली होती है पानी की, वो जब रप्चर होती हैं तो फिर पानी भी बहता है, दर्द भी होता है, तो वो भी इमरजेंसी होती है। उसके बाद ऑनगोइंग इन्फेक्शन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस, यानी पीप का एक थैला बन जाता है। थैलियाँ बन जाती हैं छोटी-छोटी, एक बड़ी थैली बन जाती है, एब्सेस बन जाती है, उसको फिर ड्रेन करना होता है। वो भी एक किस्म की हमारे पास क्या है? इमरजेंसी है। उसके बाद माहवारी का मिस हो जाना, उन केसेस में जब यानी कि माहवारी नहीं आई, प्रेगनेंसी प्लान कर रहे थे, लेकिन फिर जो है ना उनको पेन शुरू हो गया, तो उसमें चांसेस होते हैं कि जो इम्प्लांटेशन हुई है बच्चे की, वो बच्चादानी से बाहर हुई है, ट्यूब में हुई है, अंडादानी में हुई है, पेल्विस के किसी और इलाके में हुई है, तो उसमें फिर हमें उसको निकालना होता है, क्योंकि जैसे बच्चा बढ़ता जाएगा साइज़ में, तो दर्द भी बढ़ता जाएगा, ब्लीडिंग भी बढ़ती जाएगी, फिर कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा होंगी। तो ये थी वीडियो पेल्विक पेन, नलों में दर्द या उसके बाद पेट के निचले हिस्से में दर्द के हवाले से। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।